गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए लेक्चर में, जो कि आज का लेक्चर क्या है, लेक्चर 10 है। किससे रिलेटेड है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। और टॉपिक क्या आज का मेरा? होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब होमोजेनियस पीडीई पे बात करेंगे, लेकिन एक खास कंडीशन पे। किस पे? कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 9 में हम लोग डिस्कस किए थे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर पीडीई पे, जिसमें कि हम लोग ट्राई किए थे क्या, उसका कोई भी जनरल रूल नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग ट्राई किए थे कि पी क्यू तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, आर एस टी जो आपका सेकेंड ऑर्डर का होता है, उस पर हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। कि आपका आर हो जाता है कितना, अगर जेड है तो जेड को दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे। एस हो जाता है जेड का पार्शियली एक्स वाई हो, या एस को हम लोग लिखते हैं वाई एक्स, इस तरह से जेड को लिखते हैं, या डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई एक्स। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर पीडी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। या टी होगा तो हम लोग लिखे थे उसको डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, है ना। ये शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं जेड वाई वाई। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर पीडी को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे, क्या? होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, हायर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यूपीएससी या बीपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, इसको समझ समझ के पढ़ना है। जहां पे प्रॉब्लम है, ये नहीं कि रट लेना, अच्छा ऐसा होता वैसा होता, नहीं। हर चीज का एक ऑथेंटिक वे होता है, एक तरीका होता है कि अगर कोई चीज को हम वहां पे या किसी थिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, ऐसा ले रहे थे, क्यों ले रहे, चलो ठीक है, अभी ऐसा ले लिए, सपोज कर लिए, लेकिन इसका आगे किस तरीके से यूज करेंगे, है ना। पहले कुछ चीजें मानते हैं, उस माने हुए चीज का आगे यूज करते हैं, फिर उससे एक नया रिजल्ट निकालते हैं और बोलते हैं ये जो माना हुआ बात है वो मेरा सही है, तभी इस तरह का रिजल्ट पॉसिबल हो रहा है, या इस तरह का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो हर चीज का एक ऑब्जर्वेशन निकलाई है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। पीडी है, इसका बहुत तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका सॉल्यूशन आपके फ्रेंड के सॉल्यूशन के साथ सेम क्वेश्चन का मैच करे, मे भी डिफर भी हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उनका अंतर होता है, ठीक है। उससे आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर 9। लेक्चर 9 से एक क्वेश्चन दिए हुए थे, हम चाहते हैं कि पहले उनका सॉल्यूशन कर दे, उनके बाद फिर हम क्या करें, आज का क्लास हम स्टार्ट करें। क्या करें? आज का क्लास हम स्टार्ट करें। चलिए आइए, पहले हम जो लेक्चर 9 में क्वेश्चन दिए हुए थे उस पे सबसे पहले डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था मेरा? एग्जाम्पल या क्वेश्चन मेरा था, सो दैट उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं, अगर जिन स्टूडेंट का नहीं बना है वो अपना यहां से कर लेंगे। सरफेस पासिंग थ्रू द सर्किल z equal to 0 on x square plus y square equal to 1 and satisfying the differential equation, याद कीजिए क्या था मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, s equal to 8xy इज क्या हो जाएगा, z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर माइनस 1। इसका मुझे सॉल्यूशन करना था, शो करना है या सॉल्यूशन करना है, जो भी आप बोलो, ठीक है। हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे क्या करना है, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ये इनिशियल कंडीशन, इस इनिशियल कंडीशन को जैसे आप रखेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा जो इस तरीके का दिखेगा। और ये एक सरफेस है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और साथ में इस इनिशियल कंडीशन या इससे पास होता है एक सर्किल से। ऑब्वियसली ये एक एक्सवाई प्लेन पे एक सर्किल है जब z इक्वल टू 0 देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का दो तरीका है, एक तो सिंपल ही बोल सकता था कि सॉल्व करो इनको सॉल्व करो विथ इनिशियल कंडीशन z इक्वल टू 0 ऑन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, या ये लैंग्वेज में दे सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन आप जैसा करते हो सेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या दिया गया है, जो गिवन है उनको देख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज s इक्वल टू 8xy। मेन टारगेट इसको सॉल्व करना, आप कैसे भी सॉल्व करो। एक काम करते हैं,
एस को लिख सकते हैं डेल पी बाई कितना लिख सकते हैं, डेल वाई लिख देते हैं, या डेल क्यू बाई डेल एक्स, जो भी चाहो आप। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ से तो p बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, p बराबर हो गया 8, x हो गया कांस्टेंट y का वाई स्क्वायर बाई 2। अच्छा, x कांस्टेंट है तो सबसे बड़ा कांस्टेंट क्या होगा, मान लेते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन, फंक्शन ऑफ x। तो p का वैल्यू कितना आ गया मेरा, p इक्वल टू 4xy स्क्वायर प्लस एफ एक्स आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ध्यान देना। अच्छा, p को भी तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, है ना। तो ये हो गया 4xy स्क्वायर प्लस एफ एक्स। फिर यहाँ से हम इसको भी कर सकते हैं डेल जेड, या डेल जेड इक्वल टू भी लिख सकते हैं। यहाँ से कितना हो गया 4xy स्क्वायर प्लस एफ एक्स, और यहाँ पे हो गया डेल एस। फिर इंटीग्रेट करते हैं, जैसे ऊपर में इंटीग्रेट किए, लिखे नहीं नाम, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद कितना हो गया, z इक्वल टू 4x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ वाई स्क्वायर हो गया प्लस, ये तो इंटीग्रेट रह ही जाएगा, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक काम करो जी वाई ले लो। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि y ट्रीट हो रहा है एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ जी वाई। इसका मतलब फाइनली कितना आ गया, यहाँ से फाइनली आ गया मेरा z इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स को मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स, और प्लस जी वाई। ठीक है, जहां पे कैपिटल एफ एक्स की अगर बात करें तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर अब हमने ऐसा लिखा है तो इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं कि वेर कैपिटल एफ एक्स एंड स्मॉल जी वाई आर, ये क्या होगा बच्चों मेरा, आर्बिट्ररी फंक्शन, आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी फंक्शंस ऑफ किसका, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये आर्बिट्ररी फंक्शन हो जाएगा मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, किसके किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। मेरा टारगेट क्या है, ये तो एक तरह से मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन ये नहीं शो करना है, मुझे शो करना है कि वो ये सरफेस होगा जब इस सर्किल से होकर पास करेगा। अच्छा, z इक्वल टू 0 पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ओके, आ जाओ इसको नाम रखते हैं, यहाँ पे कुछ इसका नामकरण कर दिया जाए। बिल्कुल, इसको नाम करते हैं स्टार। ठीक है, नाउ z इक्वल टू 0 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ना दिया हुआ है, z इक्वल टू 0 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो फ्रॉम फ्रॉम स्टार से क्या इंप्लाइज करेगा, z को 0 कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तब तो यहाँ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो नहीं है उनको छोड़ देते हैं, लेकिन 0 तो लिख ही सकते हैं। ओके, तो यहां से मेरे पास आ रहा है एफ एक्स प्लस जी वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मान लेते हैं डबल स्टार। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 है ना, तो इसको चलो कंसीडर करते हैं, कुछ चीजें यहां से कुछ चीजें करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है जब z इक्वल टू 0 होता है। इफ ऑन तो नहीं, इधर लिख दिए इसको पहले, इफ z इक्वल टू 0, क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y इंडिपेंडेंट है। तो इनका स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायरिंग करो, स्क्वायर बराबर कितना दे देगा 1। तो ये कैसे इंप्लाइज करेगा, x पर पावर 4 y पर पावर 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनका बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट क्या मिला, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा गया तुम्हारा राइट साइड। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स पर 4 प्लस वाई पर पावर 4 -1। आप इनको देखो और डबल स्टार को देखो, है ना,
तो एफ एक्स प्लस जी वाई का वैल्यू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ एक्स प्लस जी वाई का वैल्यू यहां से क्या करेंगे बच्चों, यहां से मेरे पास आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस जी वाई, कितना वैल्यू आ गया, एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 माइनस 1। क्लियर। अब इस वैल्यू को कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि मुझे शो क्या करना है कि ये सरफेस होगा जो इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो सरफेस जो होगा यहाँ पे जो गिवन दिया गया है ये वाला होगा। अगर ऐसी बात है तो चलो स्टार्ट में देखते हैं जेड का वैल्यू यहाँ, और ये जो है मेरा आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इनको एलिमिनेट करना है, इनको हटाना है। तो एफ एक्स प्लस जी वाई का वैल्यू तो मेरे पास आ गया, कितना आ गया, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 1। तो फ्रॉम फ्रॉम स्टार कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू 2x² वाई स्क्वायर 2x² वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी वाई, तो यहाँ हो गया एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 1 यूजिंग द वैल्यू ऑफ इन स्टार। इसको थोड़ा और अच्छा से लिखते हैं, ऐसा लिखने से अच्छा है कि थोड़ा दूसरे तरह से लिखते हैं, यूजिंग दिस वैल्यू इन स्टार वी गेट। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, ऐसा आ गया। क्या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और माइनस 1। गौर से अगर आपको देखना हो, गौर से अगर देखना हो तो जेड का वैल्यू 0 रखो, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 0, जेड बराबर 0 हो गया। जो इनिशियल कंडीशन है उनको भी सेटिस्फाई करता है, साथ में ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा क्या आ गया, सरफेस, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस। हेंस तो इसको एक बॉक्स बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड सरफेस। ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड सरफेस है। क्या है, रिक्वायर्ड सरफेस। क्लियर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर आपको कोई इनिशियल कंडीशन वाला अगर क्वेश्चन देता है तो चाहे वो लैंग्वेज में दे, चाहे वो सिंपल आपको मैथमेटिक्स में सॉल्व प्रूव सो डैट कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से डील करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का क्लास। क्या है, सेकेंड ऑर्डर पीडी। क्या, सेकेंड ऑर्डर पीडी नहीं, सॉरी, होमोजीनियस पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यही था ना, होमोजीनियस पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आज का लेक्चर, है ना। चलो बहुत अच्छा, न्यू पेज से स्टार्ट करते इसको, यहां से होमोजीनियस पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले कुछ हम ऑब्जर्वेशन चाहते हैं आपको ओडी से, कहां से, फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्या ऑब्जर्वेशन चाहते हैं कि आपको ओडी पता है कि नहीं पता है, ओडी में किस तरह से होमोजेनियस फंक्शन वर्क करता था और पीडी में हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। ओडी में राइट साइड जैसे कि आपको अगर याद हो एल वाई इक्वल टू एक्स या एफ डी वाई इक्वल टू एक्स, इस तरह से हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका ओडी में हम लोग कहते थे कि एफ डी वाई इक्वल टू 0, दिस इज द
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक, यहां भी वैसा ही ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ होमोजेनियस कुछ नए तरीके से डिफाइन होता है। जैसे लिखते हैं यहाँ पे, आप गौर से देखना, कोई डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट करना है, उसको फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्लियर कर देंगे। अगर हम लोग ओडी की बात करें तो कुछ याद है, इस तरह से हम लोग एफ डी को लिखते थे, डी पर पावर एन प्लस ए वन डी पर पावर एन प्लस ए टू डी पर पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, और ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कुछ लिखते थे। सिंपल है, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ डी भी लिखते थे, या एफ डी वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे, या कैपिटल ऑफ एक्स राइट साइड इस स्मॉल फंक्शन का एक्स हो गया। ये क्या हो कहलाता था मेरा, होमोजीनियस, होमोजीनियस ओडी। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, है ना, होमोजीनियस में है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में है। ठीक है, होमोजीनियस ओडी और ऑर्डर। अगर एफ एक्स जीरो हो जाता है तो, अब अगर एफ एक्स जीरो नहीं, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट, अगर ध्यान रखना ए नो ए वन ए टू ए थ्री अगर तो आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो एफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा। अगर ये वेरिएबल कोफिशिएंट तो आप जीरो ले सकते हो, कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि एफ एक्स को जीरो करना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका था होमोजीनियस। पीडी में किस तरह से डिफाइन होगा उसको हम लोग देखते हैं। इन पीडी, इन पीडी ए पर पावर एन डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन प्लस ए पर पावर एन ए टू दी ए एन माइनस वन कॉफिशियंट है ये। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे बड़ा शानदार है कि आपका x का पावर घटेगा तो y आ जाएगा, मतलब आपका n ऑर्डर का टर्म हमेशा बना हुआ रह जाएगा। डेल एन जेड बाई डेल एक्स टू दी पावर n माइनस टू होगा तो डेल y का स्क्वायर आ जाएगा, n माइनस टू होगा तो डेल y का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और ये चलते रहेगा कहाँ तक, कहाँ तक, जब तक कि आपका इंड ना हो जाए। डेल एन जेड, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल एक्स करेंगे तो हो जाएगा डेल वाई टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर, और अगर ए नॉट करते हैं तो डेल एन जेड बाई डेल वाई टू दी पावर एन। राइट साइड आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्या होगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, थोड़ा सा नोटेशन वाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पहले से पता है कि अगर यहाँ हम लोग ओडी में देखें तो यहाँ डी क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो डी बाई डी एक्स होता है। और अगर हम लोग पीडी में देखें तो दोनों का अलग अलग सिंबल होगा। पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ अलग रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव वाई को कुछ अलग करो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो सपोज करो कि डेल बाई डेल एक्स को हम लोग डी रिप्रेजेंट करते हैं और डेल बाई डेल वाई को डी डैश। क्लियर, अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या होगा मेरा। एक काम करो, इसको मान लेते हैं वन, ये है वन। ओके, फ्रॉम वन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एन डी पर पावर एन जेड प्लस ए एन माइनस वन डी टू दी पावर एन माइनस वन डी डैश जेड प्लस ए एन माइनस टू डी टू दी पावर एन माइनस टू डी डैश का स्क्वायर जेड। ये चलते रहेगा। और एक और लिख दे ऐसे, डॉट 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 प्लस ए वन डी डी डैश टू दी पावर एन माइनस वन जेड प्लस ए नॉट डी डैश टू दी पावर एन, ओके, ए नॉट डी डैश टू दी पावर एन जेड इक्वल टू राइट साइड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। इन शॉर्ट अगर आप इनको लिखना चाहो, इसको मारते इन शॉर्ट अगर आप इसको लिखना चाहो तब क्या लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ
डी कॉमा डी डैश इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। मतलब जहां ओडी में हम लोग क्या बोले थे, ये एफ डी क्या है, दिस इज द polynomial of differential operator del, and in this case this is the polynomial of differential operator, but this is a partial differential operator, not a ordinary differential equation. okay, तो ये तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव में, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है क्योंकि z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, सो d रिप्रेजेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to partial derivative with respect to x, and d dash represent the notation of partial derivative with respect to y. अच्छा, अब मेरा टारगेट क्या बच्चों, टारगेट एम पर्पस ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो इसको सपोज करो, चलो इसको कुछ नामकरण करते हैं, तो इसको स्टार मान लेते हैं, आगे काम आएगा, है ना। एम क्या है मेरा, एम है हाउ टू फाइंड, कैसे सॉल्व करें, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, है ना। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं सबका टारगेट क्या होता है, सॉल्यूशन ही तो फाइंड करना। तो जब हम स्टार्टिंग में बोल रहे ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट बार बार बोल रहे हैं, तो याद करो ओडी में, तो ओडी में कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन कैसे होता था, तो देते थे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, इनको मिला के हम लोग क्या देते थे, ओडी का सॉल्यूशन देते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। यहां भी हम लोग वही करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, दोनों को इन शॉर्ट मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर वही बात है, एक बार याद दिला देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपका जितने सारे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो कंटेन करता है, चूंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन आपका कंटेन करेगा बिकॉज ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए, क्लियर। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाएगा, और पार्टिकुलर इंटीग्रल में आपका जो राइट साइड में एफ एक्स वाई है उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका भी स्पेशल मेथड है, शॉर्टर मेथड है, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़े तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलो बहुत अच्छा। फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, for finding the solution of star, you must have to find first complementary function, जिसको इन शॉर्ट CF बोलते हैं, complementary function और complementary integral। and second PI, particular integral। ठीक है, अगर ये दोनों फाइंड के लिए बचे तो जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं, देन the general solution of given partial differential equation is कैसा होगा, z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कैसा होगा, z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर, ये इस तरीके का दिखेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अब एम क्या है, एम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, तब तो पार्टिकुलर करेंगे, तो आयो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एम मेरा आ गया
टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? लेट द गिवन PD be function of d dash z equal to fx, है ना? phi is a function of d and d dash। ठीक है, इनके लिए सबसे बड़ा जो वेपन है आपको लेना पड़ेगा, लेट अस, मुझे कुछ सॉल्यूशन अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा। क्या? फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ, ये उस तरह का नहीं है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो और दे दी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, लेकिन इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन पहले चाहिए। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन राइट साइड जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल 0 होगा तब निकाल पड़े हो गया ना। तो ओडी जैसा ही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, सेम टू सेम उसका ही यूज कर रहे हैं, सेम तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बस यही हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे ज्यादा वर्क होगा और ओडी पे हम लोग करते थे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे, है ना? थोड़ा ओडी आसान होता था। चलो कोई बात नहीं, एफ का एफ डैश हो गया और डी जो है पार्सली एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब एम एक्स का एम हो गया, वाई का 0। कुल मिला के कितना हो गया? एम एफ डैश वाई प्लस एम एक्स। चलो अच्छी बात है, ओके। और उसके बाद डी स्क्वायर बताओ, तो डी स्क्वायर जेड करोगे तो फिर एफ का एफ डबल डैश, फिर एगो एम आएगा तो एम स्क्वायर एफ डबल डैश वाई प्लस एम एक्स, है ना? यही हो जाएगा, ओके। डी क्यूब जेड बराबर एम क्यूब एफ ट्रिपल डैश वाई प्लस एम। सिमिलरली हम लोग डी एन तक ले लेते, एम टू दी पावर एन एफ टू दी पावर एन वाई प्लस। चलो बहुत बढ़िया। ऑल्सो डी डैश वाला भी है, उनको भी कंसीडर करते हैं। डी डैश जेड, डी डैश ध्यान रखना क्या है, डी डैश में ये नहीं कि डी का डेरिवेटिव कर देना, डेल वाई है, और जेड में तुम्हारा क्या, एफ वाई प्लस एम एक्स है। तो एफ का तो हो गया एफ डैश वाई प्लस एम एक्स, एफ डैश मतलब डेरिवेटिव है, ये डबल डैश 2 टाइम्स डेरिवेटिव, 3 टाइम्स डेरिवेटिव, 1 टाइम डेरिवेटिव। लेकिन डी में डी डैश जो है, दिस इज जस्ट नोटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, और वाई का कितना हो गया यहाँ पे 1, इसका मतलब ये हो गया एफ डैश वाई प्लस एम एक्स। क्लियर? डी डैश इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली डी डैश का स्क्वायर, ध्यान देना हम बार बार कर रहे हैं, डी डैश जस्ट ए नोटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश वाई प्लस एम एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स तो कांस्टेंट तो एम एक्स भी कांस्टेंट। इसी तरह से हम लोग आगे अगर करें, डी डैश पर पावर अगर एन करते हैं तो किसका, जेड का, तो ये हो जाएगा एफ पर पावर एन, एन ही कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी डैश पर पावर एन और एफ पर पावर एन, ओके। और यहाँ पे हो गया y प्लस एम एक्स, ओके। और एक चीज कॉन्सिडर, d पर पावर r, d डैश पर पावर n माइनस r, अगर z का करो तो कितना होगा, तो d पर पावर r को रख देते हैं, d डैश का n माइनस r हो गया, इसका मतलब f पर पावर n माइनस r, और यहाँ हो गया y प्लस एम एक्स, ये ना हो गया। ठीक है, अच्छा, अब d पर पावर r का हो गया, r टाइम्स करेंगे तो m पर पावर r, और इसको r टाइम्स करेंगे तो एफ एन माइनस आर प्लस आर, इसका मतलब एफ एन हो गया y प्लस एम एक्स। क्यों किए, देखो ये टोटल कितना है, n टाइम्स डेरिवेटिव है ना, n ऑर्डर का है, क्योंकि ऊपर में गौर करो, जब हम लोग होमोजीनियस की बात किए थे तो होमोजीनियस ये है, तो ये किस तरह से दिखता है हर जगह, देखो यहाँ भी n टाइम्स, इस पूरे को देखोगे n टाइम, यहाँ पूरे देखोगे n टाइम, क्योंकि हमेशा जब भी होमोजीनियस में पीडी की बात करेगा तो वो जितने भी वहां पे तुम्हारा टर्म है सब में सेम टाइम डेरिवेटिव होगा। ऐसा नहीं है कि n है तो यहाँ n माइनस वन हो गया। ओडी में कैसा होता है, यहाँ n है तो n माइनस वन, अगला में n माइनस टू, अगला में n माइनस थ्री। क्यों? क्योंकि वहाँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, इसमें होमोजीनियस डिफाइन होता है, सारे टर्म में सेम टाइम्स डेरिवेटिव। क्लियर? चलो बहुत अच्छा, तो यहाँ तो हम इसको कर दिए। अब एक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर एक्सिलरी इक्वेशन नाउ, फॉर
एक्सिलरी इक्वेशन फंक्शन ऑफ डी डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी डी डैश फंक्शन ऑफ वाई प्लस एम एक्स। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, जैसे कि पहले हम लोग को याद करो, जैसे ही फाइव डी डी डैश डिफाइन किया था तो एन टाइम्स था, तो एम पर पावर एन, और यहाँ हो गया एफ एन वाई प्लस एम एक्स। चलो अच्छी बात है। अगला वाला एम पर पावर एन माइनस वन हो जाएगा, है ना। एक स्टेप जंप कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हटा देना चाहोगे तो तुमको ये पूरा लिखना पड़ेगा। कौन सा, यहाँ पे जो है ये लिखना पड़ जाएगा पूरा। ठीक है, ये लिखना पड़ जाएगा पूरा। तो इसको लिखो, या ए नॉट ए एन कर दिया। अच्छा, ए एन से स्टार्ट किए, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, अच्छा लास्ट में ए नॉट किए हुए हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किधर से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन यहाँ करो या ए एन इस साइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर क्लियर। यहाँ पे इस चीज को पूरा का पूरा है, एक काम करो ना, पूरा कॉपी कर लेते हैं यहीं से, सीखो चाहे बार बार लिखने जाएंगे। कॉपी, यही ए एन डिफाइन किए ना। यही ए एन है, और यहाँ पे जेड हर जगह कर दिए हैं। जेड के जगह पे क्या करना होगा, एफ करना होगा। एफ एफ बेकार, इसको कॉपी किए, हटाओ इसको। इससे अच्छा हम खुद ऐसे ही कर लेंगे। ए एन से स्टार्ट है तो ए एन से कर देते हैं, और क्या। यहाँ पे हो गया ए एन, एन टाइम करेंगे तो एम पर पावर एन, और एफ एन वाई प्लस एम एक्स। ओके, फिर हो गया ए एन माइनस वन, एम पर पावर एन माइनस वन। ठीक है, एफ एन माइनस वन वाई प्लस एम एक्स, इस तरह से जाएगा ना। फिर अगला वाला क्या होगा, ए एन माइनस टू, एफ एन माइनस टू, और कितना बार, अच्छा एम पर पावर भी तो हो जाएगा क्योंकि उसको भी तो होगा, एम पर पावर एन माइनस टू, और तुम्हारा हो गया एफ एन माइनस टू। ऊपर का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, जो अभी हम यहाँ पे निकाले हैं इन सब का यूज कर रहे हैं बार बार, टू टाइम्स, थ्री टाइम, फोर टाइम जो डिफिनीशन है। और इनको करोगे वाई के रिस्पेक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से सिंपल डेरिवेटिव हो जाता है। और सबसे बड़ा बात है, इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है ना। बहुत ज्यादा लिखना भी अच्छी बात नहीं है, कितना लिखेंगे, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन हो गया। अगर इतना है तो इसका मतलब यहाँ हो गया एम, और हो गया एफ डैश, और वाई प्लस, सॉरी हाँ वाई प्लस एफ एन तो नहीं होगा ना। एक मिनट, एन यहाँ भी तो एफ एन ही होगा। क्यों, क्योंकि एक डी डैश भी तो होगा। थोड़ा सा गलती कर दिए ना, गलती थोड़ा क्या, ब्लंडर गलती हो गया, दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। एफ एन ही तो होगा, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, है ना, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। लेकिन ए एन माइनस टू जैसे क्वेश्चन के अनुसार है, ए एन माइनस टू हो गया, और फिर तुम्हारा जाके हो गया एम पर पावर एन माइनस टू, ये तो आएगा। लेकिन ये एफ एन चेंज नहीं होगा क्योंकि पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में भी तो होगा, ये चलते रहेगा। यहाँ हो गया ए वन, और यहाँ पे हो गया एम, और ये हो गया एफ एन वाई प्लस एम एक्स। फिर हो जाएगा ए नॉट, आई थिंक ए नॉट दिए हैं क्या, देखो तो, आई थिंक हाँ ए नॉट भी है, ए नॉट है। तो ये हो गया ए नॉट, और फिर हो गया एफ पर पावर एन वाई प्लस एम एक्स। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। सब में क्या करो, वाई प्लस एम एक्स कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, ए एन एम पर पावर एन, एन माइनस वन एम पर पावर एन माइनस वन। फिर ये चलते रहेगा ए वन एम प्लस ए नॉट। ठीक है, और ये हो गया एफ वाई प्लस एम एक्स।
गौर से देखोगे तो ये क्या हो गया, यही मेरा हो गया एक्सिलरी इक्वेशन, यही मेरा हो गया एक्सिलरी इक्वेशन। इसका मतलब अगर हम लोग फंक्शन ऑफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0 करते हैं, इसमें मेरा एक्सिलरी इक्वेशन कितना निकल के आया, m पर पावर n प्लस a1। अगर इसको उल्टा थोड़ा इधर से लिखते हैं, इस साइड से अच्छा लगेगा, जैसे a नॉट से है, a नॉट प्लस a1 m प्लस a2 m स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a n माइनस वन m पर पावर n माइनस वन प्लस a n m पर पावर n। ये जो है ना मेरा निकल के जो आया, इसको कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं f y प्लस एम एक्स। तो गौर से देखो तो यही मेरा एक्सिलरी इक्वेशन हो गया, यहाँ से यहाँ हेल्पिंग इक्वेशन, जो कि मेरा रूट्स फाइंड करेगा किसके लिए, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, क्योंकि मेरा यही m चाहिए। जैसे हम सपोज किए हुए हैं यहाँ पे, जब हम बोले हुए लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एक्सिलरी इक्वेशन, तो फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स, तो m क्या है, ये m फाइंड करना है ना, यही m फाइंड करके देगा तुमको कौन, ये जो यहाँ से यहाँ तक पॉलिनोमियल है n डिग्री का, m का पॉलिनोमियल ये फाइंड करके देगा। अब बात होता है ये पॉलिनोमियल निकालेंगे कैसे, तो कुछ नहीं, जहां पे d होगा ना, d के जगह m पुट कर दो, क्योंकि उसी के वजह से आया, और d डैश में से कुछ नहीं आता, d डैश देखो यहाँ पे वन टाइम करो कुछ नहीं, f डैश हो गया, टू टाइम करो कुछ नहीं, f2 हो गया, n टाइम करोगे fn हो गया। लेकिन इस d जो है वो m लेके आता है, d जो है वो m लेके आता है। इसका मतलब जहां भी एफ डी डी डैश होगा, जो भी तुमको क्वेश्चन में दिया गया होगा, उनमें डी के जगह क्या करो, एम पुट कर दो, और डी डैश के जगह वन पुट कर दो, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो वन कर दो। उनके बाद जो पोलिनोमियल बन के आएगा वो यही वाला होगा, और यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे, किसके लिए, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन के लिए। ठीक, ठीक है, ओके। ठीक, इसको मान लेते हैं वन। अभी तक ऊपर तो कुछ सपोज नहीं किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, स्टार चल रहा था ना। अच्छा, वन टू ऑलरेडी हो चुका है, वन टू ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको थ्री कर देते हैं, कर देते हैं थ्री, या एक्चुअली इक्वेशन के लिए ना, थ्री। दिस इज एक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन फॉर complementary function of given partial differential equation। ठीक, ओके। सिंस the equation 1 is a polynomial in m of degree and degree, then equation थर्ड, थर्ड ना होगा, वन गलती से लिख दिए, इक्वेशन थर्ड हैज, ऑब्वियस बात है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एन रूट्स तो रखेगा ही, तो नाम करते हैं m1 m2 m,
ओके, अब आ जाओ केस बनाते हैं। केस वन, क्योंकि याद करो ओडी में भी जब रूट्स निकालते थे तो हम लोग केस पे डिस्कस करते थे कि क्या क्या केस हो सकता है। केस वन, पहला केस, if the equation if the equation 3 has n distinct root, if the equation 3 has n distinct roots, अगर 3 रूट्स उसका अलग अलग हो, मानते हैं m1 m2 डॉट डॉट m3, अच्छा डॉट डॉट m1 m2 mn, मान लो सारा का सारा क्या है, डिस्टिंक्ट है। अगर सारा का सारा डिस्टिंक्ट है, ओके, ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन थर्ड, देन कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरह से लिखेंगे वो देखना। कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो कहता है कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा, सारे जब अलग अलग रूट्स के लिए आर्बिट्ररी फंक्शन लेंगे, f1 m1 के लिए कर दिए, f2 m2 के लिए कर दिए, ठीक है। और ये एज्यूम किया हुआ सॉल्यूशन था, लेकिन ये एज्यूम भी ऐसे ही नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का आता है, बिल्कुल आता है। जैसे हम बोले थे कि फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री वाले जो चैप्टर था तुम्हारा, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लैग्रांज नहीं होता है ना, तो उनका भी हम लोग 4 टाइप में किए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उनमें बोले थे कि देखना ये सब का जब 4 पिट मेथड पढ़ाएंगे वहां से जनरल सॉल्यूशन तुम ये सब कैसे आता है, कैसे हम p बराबर a, q बराबर b पुट कर देते हैं कांस्टेंट। तो हम लोग देखे भी 4 पिट मेथड में, जब उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे इसका 4 पिट का, तो वहां से फ्रैक्शन वगैरह से हम लोग देखे। तो उसी तरह से जब ये वाला जो हम यहाँ सपोज किए ना, जब इनको आगे पढ़ेंगे तो ये कैसे आता है इनके बारे में भी हम जरूर बताएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए करो कि यही तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अच्छा, जब दो केस सेम हो उस बारे में क्या करेंगे, वो भी हम ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन केस 2 ले लेते हैं, काम करते हैं, उसका नाम देते हैं केस 2। केस 2, ये तो हो गया तुम्हारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान रखना बच्चों, C1 C2 C3 क्या है, ये सारा का सारा आर्बिट्ररी फंक्शन है, सारा का सारा आर्बिट्ररी फंक्शन है। केस सेकेंड, केस सेकेंड, ओके, when two roots are equal, जब दो रूट्स इक्वल होता है, लेट m1 m2 are equal roots, देन अगर दो रूट्स इक्वल हो, याद करो हम लोग ओडी में भी प्रॉब्लम होता था जनरल सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां पे आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट है वो नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर नहीं हो पाता था, है ना। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो जब दो रूट सेम है तो गारंटी है कि एक ना एक फंक्शन तो तुम्हारा ऐसा होगा ही जो an a नॉट प्लस a1 m पर m प्लस a2 m स्क्वायर, इस तरीके से करते हैं, लास्ट में an m पर पावर n। इसमें m माइनस m1 का स्क्वायर तो होगा ही, और लास्ट में इधर hm मान लेते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको स्टैंड कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। क्या बोले, जब m1 दो रूट सेम है तो m माइनस m1 का स्क्वायर हो जाएगा फैक्टर के फॉर्म में, और hm क्या, बाकी सारे रूट्स का एक पॉलिनोमियल जिनमें कि m1 रूट्स नहीं है, कोई अदर रूट्स है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम हमको इनमें है कि दो फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ से दो m1 मेरा एलाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये दो सॉल्यूशन मेरा एलाई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो जिसमें प्रॉब्लम है उसी पे डिस्कस करेंगे, जिसपे नहीं उसको इग्नोर करेंगे, बाकी एज यूजुअल जैसे हम लोग किए केस 1 जैसा कर देंगे बाकी के लिए, ठीक है।
तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, देखो कैसे निकालते हैं। सेम ओडी वाला ही तरीके से यूज होगा। ध्यान अगर ओडी का है, आराम से इसको समझ सकती हो। अगर ओडी भूल गए हो तो प्रॉब्लम करेगा। ये तुम्हारा क्या है, जनरल क्वेश्चन दिया हुआ। तो फंक्शन ऑफ डी डी डैश जेड, क्लियर। इनमें दो, अगर दो रूट सेम आता है तो उसका फैक्टर का स्क्वायर भी होगा, बिल्कुल होगा। तो डी माइनस गारंटी है एम वन डी डैश का स्क्वायर तो आना ही आना है, और जो बचा हुआ फंक्शन होगा पॉलिनोमियल डी और डी डैश का, उसको साई के रूप में लिख दिए। क्यों? याद करो, जो मेरा एक्सिलरी इक्वेशन है, हम क्या बोले, जहां डी है वहां एम पुट करना, और जहां डी डैश है वहां वन करना, तभी जाके तुम्हारा ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है ये निकल के आएगा, जो तुमको एम फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो एम कहां से आता था? डी के वजह से, और डी डैश की वजह से कुछ नहीं, तो डी डैश में वन हो जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करते थे, है ना। तो गारंटी है कि ये इस तरह से रहा होगा, कम से कम दो फैक्टर, तभी तो डी के जगह एम वन करेंगे, क्योंकि एम वन रूट है तो एम वन टू टाइम्स है, इसलिए स्क्वायर कर दिए यहाँ भी। क्लियर? क्लियर? इसको थोड़ा सा समझो, फील करो। अभी जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ओके, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा डी माइनस एम वन डी डैश, जो रूट सेम होता है वो कुछ इस तरीके का नजर तो आता ही आता है। ठीक है, ऊपर में एच एम लिखे थे वो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए था, यहाँ पे साई लिख रहे हैं वो तुम्हारा जो ऑपरेटर उसके फंक्शन के लिए। ठीक, आ जाओ। डी माइनस एम वन डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो, प्रॉब्लम इस जगह हो रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं करना। चलो ठीक है, इनमें अब क्या करते हैं, कुछ चीज सपोज करते हैं। ध्यान रखना, जैसा ओडी का पोर्शन में हम लोग किए थे इस तरह का वहां भी किए थे, जब कंप्लीमेंट्री फंक्शन रूट सेम होता था, तो वहीं से करेंगे। अगर ये चीज को हम यू मानते तो इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको कैसा लिख सकते हैं? डी माइनस एम वन डी डैश, और फिर से डी माइनस एम वन डी डैश जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर ये चीज ऐसा है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू यू दिए हैं तो इस जगह यू आ जाएगा। देन अगर ये चीजें हैं तो देन डी माइनस एम वन डी डैश यू इक्वल टू जीरो। कहां से? जब हम इनको यू पुट किए हुए हैं यहाँ पे, इस वाले को, तो ये हो गया यू, तो यू इसके साथ, तो यहाँ से u बराबर कितना हो गया, एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स, एक्स रूट के दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ऊपर में रख दो, ऊपर में ये है तुम्हारा u, है ना, तो वो u है तो उसको बराबर करो, उसको u के बराबर किए हैं। सो d माइनस एम वन डी डैश, एक्चुअली में हमको फाइंड क्या करना है, z ना करना है, u का वैल्यू एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स। अब गौर से इसको देखोगे तो क्या ये लैग्रांज इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये डी जेड माइनस एम वन डी डैश जेड इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एम वन। और जैसे ही तुम डी जेड किए तो इसको तुम पी लिख सकते हैं, एम वन डी डैश जेड किए इसको हम क्यू लिख सकते हैं, और ये हो गया एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स। ये तो लैग्रांज इक्वेशन है। तो लैग्रांज इक्वेशन है तो बस आगे लैग्रांज से कर देते हैं। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, फिर उसी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx बाई p का कोफिशिएंट 1, dy बाई q का कोफिशिएंट माइनस m1, और dz बाई f का f1 y प्लस m1। ठीक है, कौन कौन सा फ्रैक्शन लिया जाए? ठीक है,
फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन। फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन क्या है? dx/1 dy/-m1 है ना। इसका मतलब -m1 की कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 dx इक्वल टू dy, इंटीग्रेट कर दो, कितना हो गया? y हो गया -m1 dx का x प्लस, काम करते हैं a कर देते हैं। इसका मतलब y प्लस m1x इक्वल टू a। काम आएगा आगे? बिल्कुल काम आएगा, ऐसा हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं ना। और इस तरह का मेरा सोल्यूशन है। अच्छा, ये तो आर्बिट्रेरी है, एक और लाना है लेग्रांज के लिए। कौन सा ले? फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, तो dx इक्वल टू dz f1 y प्लस m1x। ठीक है, अब यहाँ पे y प्लस m1x का वैल्यू कितना? a है, तो यूज करेंगे उसका, बिल्कुल f1a। अब तो ये तो कांस्टेंट है, अब अगर कांस्टेंट है तो इसको तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f1a dx वेरिएबल सेपरेबल कर दिए dz, यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे z का वैल्यू आ गया f1a और dx का हो गया x, और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए यहाँ भी। एक काम करते हैं, b ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हम b को क्या करते हैं यहाँ पे, चूंकि b भी तुम्हारा अगर देखोगे तो z माइनस f1a x टाइप से, इसका मतलब फंक्शन ऑफ f1 है, तो हम b को भी क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ f के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे x हो गया f1, a की जगह तो लिख सकते हैं y प्लस mx, क्योंकि a b जो है ना वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब जब एक्चुअली में फंक्शन हम दे के ही रखे आर्बिट्रेरी, तो कांस्टेंट एक्स्ट्रा तो चाहिए नहीं, तो हम इसको तो कर दिए। और b को क्या लिख रहे हैं? b को भी लिख रहे हैं f2y प्लस m1x। b को क्या कर रहे हैं? f2y प्लस m1x हम जानबूझ के लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि b बराबर z माइनस f1 और a के जगह y प्लस m1x और इसके साथ में x, तो अल्टीमेटली b जो है ना तुम्हारा फंक्शन ऑफ y प्लस m1x टाइप से दिख रहा है, इसलिए हम इसको आर्बिट्रेरी, इसको हम इस तरह से लिखे। किसको? b को। किसको? b को। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा z का वैल्यू। जब दो रूट्स तुम्हारा सेम हो तो करना कुछ नहीं है, एक फंक्शन के साथ में एक x मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली अगर तीन रूट सेम हो तो थ्री रूट्स आर इक्वल, मान लो तीन रूट इक्वल है, उस केस में क्या होगा? तो से m1 बराबर m2 बराबर m3, उस केस में क्या होगा? देन z बराबर, ठीक है, तीन रूट्स के लिए तो एक तो f1 y प्लस m1x, m1 ही ले देंगे हर जगह, x f2 एक नया आर्बिट्रेरी फंक्शन है ना, y प्लस यहाँ m1x ही हो जाएगा, और एक फिर x स्क्वायर आ जाएगा, f3 एक नया आर्बिट्रेरी फंक्शन y प्लस m1x ही हो जाएगा। फंक्शन आर्बिट्रेरी चेंज होगा और सबके साथ x स्क्वायर x क्यूब इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तुम इसको एक्सटेंड करके क्या कर सकती हो, आगे भी लेके जा सकती हो कि if the auxiliary equation, if the auxiliary equation has r repeated roots, अगर r repeated root है each m, मान लेते हैं कि सारा का सारा m है, देन उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में होगा z बराबर, या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट बोल सकते हैं, z से अच्छा है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बोल सकते हैं, या z भी बोलो, क्योंकि ये
राइट साइड एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही मेरा जनरल हो जाएगा, कोई नहीं। तो यहाँ हो गया एफ वन वाई प्लस, अगर मान लो एम रूट रिपीट करता है तो ये हो जाएगा, एक्सिलरी का एक पार्ट होगा ना ये, तो जेड से अच्छा एक्सिलरी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये F2 हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ F2 के साथ क्या करना है, x मल्टीप्लाई करेंगे एक नया आर्बिट्री फंक्शन y प्लस, लेकिन m के जगह m ही होगा, वो नहीं बदलना। कितने टाइम से, r रिपीट है, इसका मतलब जब 3 टाइम होता है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू दी पावर r माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा एफ आर और y प्लस हो जाएगा एम एक्स, आर माइनस वन एफ आर वाई प्लस एम एक्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सिलरी इक्वेशन जो कि रिपीट करता है उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम यहां से दे सकते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम यहां से दे सकते हैं। चलो क्यों ना एक क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन से सारा चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल वन, सॉल्व सॉल्व 2r प्लस 5s प्लस 2t इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 2r है ना, तो सबसे पहले जो है उसको गिवन ले लेते हैं, 2r प्लस 5s, ध्यान देना पहला 5 है, अब प्लस 2t इक्वल टू 0। अगर इनको तुम कन्वर्ट करना चाहोगे 2r तो डी डेल स्क्वायर, सॉरी डी नहीं, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 5s तो डेल स्क्वायर जेड बाई कौन सा भी लो, डेल एक्स डेल वाई ले लो या डेल वाई डेल एक्स, जो तुमको मर्जी है, 2t डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग क्यों ना इसको नोटेशन में लिखें, तो 2d स्क्वायर प्लस 5d डी डैश और प्लस 2d डैश का स्क्वायर कर देते हैं, और यहां से क्या करते हैं z कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन ऑफ डी डी डैश, है ना, फंक्शन ऑफ डी डैश और साथ में z इक्वल टू 0 है। तो यहां से आगे क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, अब एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है इसका, और क्या करना है, किसके लिए, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। और ऐसे भी इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही का जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि राइट साइड तो फंक्शन है नहीं, राइट साइड जीरो है, जो पार्टिकुलर निकालेंगे पार्टिकुलर तो होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीमेंट्री ही तुम्हारा जनरल हो जाएगा। तो एक्सिलरी एक्सिलरी इक्वेशन कितना आ जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन इज, जहां डी है वहां पे क्या करना है, m करना है, ध्यान रखना। तो जहां d है तो 2m स्क्वायर प्लस 5m, जहां d डैश है वहां 1 करना है, और इसका मतलब 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ d डैश है तो 1 कर दिए, d डैश है यहाँ 1 कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्सिलरी इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करो, रूट्स क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, जब रूट्स देखोगे तो एक तो हो गया -2 और एक हो जाएगा -1/2, गौर से देखो दिख जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम लोग इसको एक काम करते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, 2m प्लस 1 एंड m प्लस 2 इक्वल टू 0, यही वाला हो जाएगा 5m। ओके, तो यहाँ से हो गया m इक्वल टू -1/2 -2। चलो ये दो रूट्स हो गया, तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, दोनों डिस्टिंक्ट है, अच्छी बात है, दोनों डिस्टिंक्ट है, हेंस द सॉल्यूशन इज, ये जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, द सॉल्यूशन इज z इक्वल टू, एक ले लेते हैं f1 y प्लस था m1x, m1 m2 है तो y माइनस 2x, और एक हो जाएगा f2 y माइनस 1/2x, एक f1, यही मेरा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, वेयर f1 एंड f2 ये जो है आर्बिट्ररी फंक्शन है। तो आर्बिट्ररी फंक्शन आई थिंक नहीं लिखने से ही अच्छा है, क्योंकि एज्यूम किया हुआ सॉल्यूशन भी था वहीं से निकाले हैं, और ये फंक्शन आर्बिट्ररी है, लेकिन किस टाइप का, किसका फंक्शन है, y माइनस 2x का फंक्शन है, और ये y माइनस 1/2x का फंक्शन है, तो इनमें सॉल्यूशन जो है यही रहा, ठीक है। इसी तरीके का और भी क्वेश्चन है, एक काम करते हैं आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज देते हैं, फिर अगले क्लास में उस सारे क्वेश्चन को डील करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये समझ में आया होगा, कैसे एक्सिलरी निकालते हैं, किसको पुट करते हैं, डी को m डी डैश को 1, कहां से
कहाँ से, जब हम ये वाला चीज दिखाए थे यहाँ पे, कहाँ गया ऊपर में, और देखो हाँ यहाँ से डी वाले के लिए इस तरह से, डी वाले के लिए इस तरह से एम आता है, डी डैश में तो सिर्फ वन आता है, तो वन जहाँ पे एम डी डैश होगा वहां वन करना, और जहाँ डी होगा वहां पे एम पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कुछ इस तरीके का दिखता है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है। चलो उसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किया, अभी सॉल्व किए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपके लिए देखे जाते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। पहला, सॉल्व डी क्यूब जेड डेल एक्स क्यूब डेल क्यूब जेड डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई -2 डेल क्यूब जेड डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन ट्राई करो, अगले क्लास में हम फिर इसको देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, सॉल्व बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि डेल स्क्वायर, सिंपल ऐसा लिखते हैं, डी स्क्वायर जेड -2 डी डैश जेड और प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, बस इतना ही। ठीक है, और भी ट्राई करना है, और भी जैसे एक तीसरा देते हैं, एक तीसरा, सॉल्व डी स्क्वायर जेड प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन दिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा है, ट्राई करो इनको आज एक क्वेश्चन के हेल्प से। फिर हम लोग कल की क्लास में क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन पे डील करेंगे, समझेंगे एक बार, और उनके बाद फिर हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।